Assalamu alaikum friends. Today we will discuss about Newton's third law of motion. First law of motion gives us definition of force. Second law of motion gives us magnitude of force. And third law of motion gives us reaction of force. डेफिनेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6, 7 शायद उसमें भी 8 में भी इसका तरीका बताया हुआ है. टू एवरी एक्शन applied force is known as action. There is always an equal but opposite reaction. हर एक्शन का एक मुखालिफ लेकिन बराबर रिएक्शन मौजूद होता है. इसकी एग्जांपल बुक में दी गई है. एक है कि एक टेबल पर पड़ी हुई बुक है. अब बुक का चूंकि मास है, मास की वजह से उसका वेट है. वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. जब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो बुक को नीचे की तरफ मूव होना चाहिए, लेकिन बुक अपनी जगह पर है. इस पे कोई फोर्स ऐसी ज़रूर है जो बुक के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और बुक अपनी जगह पर, और वो फोर्स बुक के वेट के इक्वल है. उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं रिएक्शन फोर्स. एक्शन बुक का टेबल पर है और रिएक्शन टेबल का बुक पर है. याद रखिए, एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडीज पे नहीं लगते. एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. एक और एग्जांपल यहाँ दी गई है. हवा से भरा हुआ गुब्बारा है. उसको जब आप छोड़ते हैं उसमें से हवा रश आउट होती है, तेजी से निकलती है. ये उसका हवा का उससे निकलना, ये एक्शन है हवा के ऊपर, और रिएक्शन के तौर पर गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है. इसी तरह रॉकेट्स हैं. रॉकेट के अंदर जब फ्यूल बर्न आउट होते हैं तो उनमें से गैसेस तेज़ी से नीचे की तरफ निकलती हैं. ये उनका एक्शन है. और रिएक्शन के तौर पर वो जो एयर है उनको रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती है. इसी तरह आप अपने हाथ से दीवार के ऊपर आप फोर्स लगाएं, ये आपका एक्शन है. दीवार रिएक्शन के तौर पे आपके हाथ पर फोर्स लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो उसका रिएक्शन. तो ये टॉपिक एक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 9th physics unit 3 dynamics. Vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless fluid. बेटे, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन डिफरेंस क्लियर है. अर्थ के पैरेलल जो मूवमेंट होती है, बॉडीज की मोशन होती है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाती है. जिस तरह बसेस का चलना, गाड़ियों का रोड पे चलना, हमारा रोड के ऊपर चलना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन है. और जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, ऊपर की जानब फेंकते हैं, तो उसका नीचे से ऊपर की जानब मूव होना या ऊपर से नीचे की जानब मूव होना, ये उसकी वर्टिकल मोशन है. नाउ वी हैव टू बॉडीज. वन बॉडी A हैविंग मास m1, अदर बॉडी B हैविंग मास m2. लास्ट डे हमने टॉपिक में किया था वेट मालूम करने के लिए बॉडी के मास को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So that's why the weight of body A is m1g. Similarly, weight of body B is m2g. Now आप यहाँ नोट कीजिए कि ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. रीजन ये है कि इस बॉडी का मास जो है बॉडी A का, वो बॉडी B से ज्यादा है. अब मास ज्यादा होने की वजह से body A will move in downward direction with some acceleration. Let that acceleration is A. अब देखिए यहाँ पर
ये बॉडी जो है एक ही स्प्रिंग के साथ दूसरी बॉडी भी अटैच हुई है। तो जिस एक्सीलरेशन के साथ बॉडी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी उसी एक्सीलरेशन ए के साथ बॉडी बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, बॉडी ए विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी बी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जरा फर्दर एक और बात और कीजिए, बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है टोटल। नंबर 1, वेट ऑफ बॉडी ए m1g एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नंबर 2, टेंशन इन द स्ट्रिंग T in upward direction. Two forces acting on body A. Its weight m1g, its tension T in upward direction. अगर दोनों देखिएगा इन ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों फोर्सेस में से नेट फोर्स की वजह से ये बॉडी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो क्लियर हुआ कि जाहिर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कम है। इट्स मीन m1g ज्यादा है और जो उसकी टेंशन T है वो कम है। अब नेट फोर्स कितनी लगेगी जो बॉडी ए पे है, तो आपको पता है डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स ज्यादा, उसमें से अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स T को माइनस कर देंगे तो बॉडी ए पे लगने वाली नेट फोर्स हमें मिल जाएगी। कितनी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कितनी है? m1g। अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कितनी है? T। m1g में से T को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बॉडी ए पे लगने वाली फोर्स मिल जाएगी। तो देखिए जरा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, आप इसको रीडिंग करेंगे ये चीजें क्लियर हो जाएगी। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, hence tension will be same throughout the string. Let the tension in the string be P for body A, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका। Since the body A moves downward, hence its weight m1g, इसका weight m1g is greater than the tension T in the string। तो लिहाजा फिर बॉडी A पे नेट फोर्स कितनी लगी? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स m1g माइनस T। अब जरा देखिए ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? a एक्सेलरेशन से, a बॉडी a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इस बॉडी का मास कितना है? m1 मास है। जब हमें बॉडी का मास मालूम हो और जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही वो मालूम हो, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम उस बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स F मालूम कर सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग मास ऑफ द बॉडी टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब m1 मल्टीप्लाई a, इस तरीके से भी बॉडी A पे लगने वाली नेट फोर्स हमें मिली। तो एक नेट फोर्स हमें मिली अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस के डिफरेंस से, ये वाली मिली, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A क्या मिली? वो मिली m1a। अब ये भी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A है, ये भी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A है, तो ये दोनों फोर्सेस हैं। तो फिर इसका मतलब m1g माइनस T और m1a ये दोनों इक्वल होंगे। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a। इस इक्वेशन को हमने नंबर A दे दिया। नाउ मूव टू बॉडी B। बॉडी B का मास m2 है, इस वजह से इसका वेट कितना हो गया? m2g। वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन जाहिर टेंशन है, डोरी बंधी है, डोरी में पैदा होने वाली, स्ट्रिंग में पैदा होने वाली टेंशन T है। हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B? टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B, T in upward direction and m2g in downward direction, जिसके नेट फोर्स की वजह से ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अंडरस्टूड है कौन सी फोर्स ज्यादा हुई? टेंशन T ज्यादा हुई या m2g ज्यादा हुई? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जाहिर है T ज्यादा हुई और m2g कम हुई। तो नेट फोर्स कैसे मिलेगी? अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स को माइनस कर दें, T माइनस m2g। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B। For body B, as body B moves
upward, hence its weight M2G is less than the tension T in the string. तो net force acting on body B क्या होगी? T minus M2G. अब आपको ये भी पता है कि ये एक्सेलरेशन A से मूव कर रही है बॉडी A, जी बॉडी B किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? A एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच हैं। जिस एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है उसी एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन बॉडी B का मास कितना है? M2 है। तो हम बॉडी B पे लगने वाली फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स लगने B पर लगने वाली फोर्स मालूम कर सकते हैं और वो क्या बनेगी? M2A नेट फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B इज इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन फोर्स इक्वेशन 4 हो गई। ये भी बॉडी B पे लगने वाली नेट फोर्स होगी, ये भी बॉडी B पे लगने वाली फोर्स होगी। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया इक्वेशन 3 और 4 को, तो हमारे पास क्या आ गया? T minus M2G is equal to M2A। Now we have two equations, one equation A and other equation B। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस अरेंजमेंट में देखें तो हमारे पास जाहिर है बॉडी दोनों बॉडीज के मासेस मालूम होंगे, इस बॉडी का मास भी मालूम होगा, इस बॉडी का मास भी मालूम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करना है और टेंशन T फाइंड करना है। तो मैथमेटिक्स का एक बड़ा बेहतरीन रूल है कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो उतनी आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। अब हमारे पास अननोन वैल्यूज क्या क्या है? एक एक्सेलरेशन की वैल्यू अननोन है, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग, टू वैल्यूज अननोन है और हमारे पास इक्वेशन भी दो है। तो ऐसी सूरत में हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब अगर एक्सेलरेशन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें तो दूसरा जो वेरिएबल है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें हमें नाउन है। तो ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है। इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एक्सेलरेशन तो T यहां से रिमूव होना चाहिए। अब जरा यहां देखिए T के साथ माइनस का साइन है, T के साथ प्लस का साइन है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड करूंगा तो इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका है ये साइड लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा M1G minus T प्लस T minus M2G, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा M1A प्लस M2A। तो देखिए बाय एडिंग इक्वेशन A एंड B इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से, और मैंने रीजन बताई है ऐड क्यों करना है। हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T को जो है हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। टू एलिमिनेट T चूंकि दोनों एक इक्वेशन में प्लस हो रहा है एक में माइनस, तो एडिंग की सूरत में ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं तो इनका सम 0 हो जाएगा। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, ये राइट हैंड साइड ऐड हो गई, माइनस T प्लस T जो है एडिटिव इनवर्सेस है खत्म हो गए, M1G रह गया माइनस M2G रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? A यहाँ आ गया ब्रैकेट के अंदर, M1 प्लस M2 आ गया। चूंकि हमें एक्सेलरेशन A की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए करनी है तो A को यहीं रहने देंगे, इन दोनों चीजों को यहां से यहां मूव करेंगे। इन दोनों में भी देखिए G कॉमन है, G निकाल लिया, M1 माइनस M2 आ गया। ये याद रखिए ये भी मैथ की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। खैर G कॉमन आ गया, M1 माइनस M2 इज इक्वल टू A इनटू M1 प्लस M2। अब यहां से देखिए हमें A की वैल्यू चाहिए, M1 प्लस M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी A इज इक्वल टू G इनटू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2। अब A को लेफ्ट साइड पे ले जाए, इस सारी टर्म को इस तरफ ले आइए, तो हमारे पास
एक्सीलरेशन, जिस एक्सीलरेशन से बॉडी मूव करेंगी वो मालूम करने का फार्मूला आ गया m1 माइनस m2, यानी कि इस बॉडी के मास में से इस बॉडी के मास को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का सम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय g। अब दूसरा वेरिएबल क्या था? दूसरा नोन था हमारे पास t। t फाइंड आउट करने के लिए a को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट होना चाहिए। अब दोनों इक्वेशन a में देखिए यहां भी a है और b इक्वेशन में देखिए वहां भी a है, और ये दोनों a जो हैं आपको नजर आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने a को एलिमिनेट करना है, तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तभी a जो है वो a से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए? टू फाइंड टेंशन T हम क्या करेंगे? इक्वेशन a को इक्वेशन b से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन a एंड b। इक्वेशन a बाय b लिख लीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा? ऊपर जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर आएगी, इक्वेशन a ऊपर आएगी, m1g माइनस t डिवाइडेड बाय इक्वेशन b की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इक्वेशन d की लेफ्ट हैंड साइड t माइनस m2g ये आ गई, इज इक्वल टू इक्वेशन a की राइट हैंड साइड क्या है? m1a आ गई, इक्वेशन b की राइट हैंड साइड क्या है? m2a आ गई। a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, पर हम लोग ये कैंसिल कर देंगे। हमें वैल्यू t चाहिए, t यहां है और यहां है, पहले ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और t माइनस m2g जाके यहां मल्टीप्लाई होगा। कॉमनली आप लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m1 into t माइनस m2g। अब देखें m2 इससे मल्टीप्लाई होगा, m1 m2g प्लस माइनस माइनस m2t इज इक्वल टू m1t प्लस माइनस माइनस m1 m2g। अपने टारगेट की तरफ रहिए, t फाइंड आउट करना है। t एक टर्म t की यहाँ है, एक t की टर्म यहाँ है, इनको इकट्ठे करना है। या तो इस टर्म को जो t वाली टर्म है इसको उठा के उस तरफ ले जाइए, ये यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, और ये वाली टर्म जो है वो इस तरफ आके यहाँ ऐड हो जाएगी, माइनस m1 m2g यहाँ आके प्लस m1 m2g हो जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ m1 m2g प्लस m1 m2g लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। हाउ मेनी m1 m2g? 2 m1 m2g इज इक्वल टू, दोनों में t कॉमन है, यहाँ क्या रह गया? m1 प्लस m2। हमें तो t चाहिए, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू g। तो t यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 2 times of product of m1 m2 and g divided by m1 plus m2. This is the formula to find the tension in the string when two bodies attached to a string moves vertically, and this is the formula to find the acceleration A, mean the body is moving with the acceleration. This is the formula to find the acceleration. Now जी, अब इसी ये टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आपकी बुक में साइड में जो एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इसी फार्मूला को हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, T इज इक्वल टू क्या है? 2 times of m1 m2 over m1 plus m2 into g. If we want to find value of g, तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 plus m2 into t whole divided by 2 times of m1 m2। तो यहां हमारे पास g को फाइंड आउट करने के लिए ये एक
फार्मूला हो गया। इसके लिए एक मशीन यूज की जाती है जो इसी तरह की है, जिसमें एक फ्रिक्शनलेस पुली होती है और ये स्ट्रिंग होती है। यहाँ पर हम डिफरेंट मासेस वाली बॉडीज को अटैच करते हैं। जाहिर है जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसको हम M1, वो भी वैल्यू पता है हमें, जिसका मास कम होगा वो M2, उस डोरी की टेंशन T मालूम कर लें और ये फार्मूला उस पर अप्लाई करके हम G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस मशीन का नाम है एटवुड मशीन। तो ये एक फर्दर